जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, हिस्ट्री का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री में आप न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में इसका काफी योगदान है, मुख्य परीक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो जीएस पे काफी महत्वपूर्ण है, और अगर आप तैयारी करते हैं तो जो एसे का जो एस्पेक्ट आता है, एसे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं यूपीएससी का, तो सब इस पे ये जानना होता है कि आखिर हिस्ट्री क्या है और इसका जो स्टडी करते हैं व्हाई इट्स स्टडी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये यूपीएससी जैसा कि आप समझते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए एग्जाम लेता है, तो इसके एग्जामिनेशन की तैयारी के दौर में हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ें, क्या है हिस्ट्री। अगर ये देखा जाए तो क्या है बैकग्राउंड आपका, ग्रेजुएशन में क्या किया आपने, बीसीए किया, तो नो डाउट ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से आपका संबंध नहीं होगा। तो जैसा कि आप जानती हैं, इतना तो पता है कि हिस्ट्री क्या है, तो एक ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, मानविकी विषयों का एक पार्ट है। इसमें हम पढ़ते क्या है, इसपे नॉर्मली बच्चे जैसे पूछा जाए ना, तो नॉर्मल जो इसका एक पॉपुलर सेंस में जो इसका डेफिनेशन दिया जाता है, वो कहते हैं कि स्टडी ऑफ पास्ट, अर्थात अतीत का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, हिस्ट्री नॉर्मली। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है और ये इतना सरल भी नहीं है। एक्चुअली हिस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है। ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि उसमें हमारे परिवेश, पर्यावरण, इनकी बातें होती हैं। सोशियोलॉजी हमारे समाज, सोसाइटी की बातें हैं। लेकिन हिस्ट्री को लेके बच्चों में ना बहुत मिसकॉन्सेप्शन है और बहुत बोरिंग भी लगता होगा। नहीं, कि नॉर्मली जो हिस्ट्री पढ़ते हैं क्यों बोरिंग लगता है, क्योंकि बच्चे जब हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो नॉर्मली वो हिस्ट्री में क्या पढ़ने लगते हैं, तो उनका जो एम्फेसिस होता है वो फैक्ट पे होता है, तथ्य पे होता है। वो बेसिकली डेट्स, इवेंट्स, किंग्स, इन सारे चीजों पे फोकस करते हैं और इस वजह से काफी बोझिल हो जाता है। बट एक्चुअली जब आप हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। क्या ये फैक्ट का विषय है या फैक्ट से ज्यादा इसमें जो एनालिसिस है इसका योगदान है। बात समझ रहे हो? और ये अगर आप एनालिसिस की तरफ देखते जाओगे ना और उस पर अगर आप ध्यान देने लगोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट नहीं है, हिस्ट्री सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि उन तथ्यों के आधार पर जो हम अतीत का विश्लेषण करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तभी क्या निकल के आता है, हिस्ट्री। नॉर्मली तुम देखोगे कि बहुत ज्यादा रटने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो हिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाते। उसका वजह वही है कि वो उसके मतलब उसका जो इंटरलाइंग पार्ट है, जो उसके भीतरी तत्व है, उसको वो नहीं समझ पाते। एक्चुअली इसको मैं समझाऊं, इस चीज को समझिए कि हमें, जैसे मैं ये बताऊं, डेट्स की बात करें, ठीक है, तो डेट्स इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन क्या किताबों में दिए गए सारे डेट इंपॉर्टेंट है? नहीं। तो सारे डेट हमें नहीं याद करने हैं। हम लोग मैंने पहले ही बताया था कि जब आप कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक किताब होना चाहिए, सबसे पहले, सिलेबस के भी पहले। और वो कौन सा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। इससे क्या पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि हमसे क्या पूछा जाएगा, एक ट्रेंड होता है। आप देखोगे ना विगत के प्रश्नों में, जो आप जाओगे इन द लास्ट ईयर क्वेश्चंस, व्हेन यू विल एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल फाइंड कि कुछ ट्रेंड है जो उसको फॉलो करते हैं। हमें सारे डेट्स नहीं रटने हैं। हम लोग जैसे क्या है ना कि आप किताब उठाओगे तो हर पेज में 4 डेट मिलेगा, 10 डेट मिलेगा। हम क्लास में हम भी बहुत सारे डेट लिखाएंगे, लेकिन आपको उन्हीं डेट्स पे फोकस करना है जो कहां पे पूछे जाते हैं। पिछले 20 साल के 25 साल का क्वेश्चन बैंक देखेंगे ना, तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि इससे बियॉन्ड वो जाते नहीं है, उन्हीं को हमको याद करना है। उसी प्रकार घटनाओं के बारे में भी है।
कि जो घटनाएं लगातार पूछी जाती हैं, जो पूछी गई हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, वही आपको क्या होगा कि आगे वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की उसमें अधिकतम संभावना 99% पॉसिबिलिटी होती है कि उन्हीं घटनाओं से पूछा जाएगा, उन्हीं घटनाओं से जुड़ी घटनाओं को पूछा जाएगा जो पिछले साल पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। अब मैं पहले ये बता दूं कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है का मतलब कि हम जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें हिस्ट्री क्या है, व्हाट माय पॉइंट, ये पहले समझ जाओगे, तब फिर आप इसको आगे तरीके से समझने में आपको आसानी हो। देखो, एक बहुत सामान्य सी बात याद रखिए कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री है स्टडी ऑफ पास्ट। राइट, ये एक पॉपुलर सेंस में है, पॉपुलर सेंस में मतलब जो हम लोग सामान्य अर्थों में समझते हैं। लेकिन ये जो पास्ट का मतलब क्या है? तो पास्ट हमारा अभी से पहले की जो कालखंड है। नॉर्मली आपको पता होगा कि हमारा जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, इसको हम कितने पार्ट में बांटते हैं? तो बांटते हैं एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न, 3 बार बांटते हैं। आप एंसेंट भी जाओगे तो एंसेंट में बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे एंसेंट में आपका क्या है? तो सबसे पहले आपका स्टोन एज है, फिर आपका कैलकुलिथिक एज है, फिर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर वैदिक पीरियड है, फिर आपका महाजनपद पीरियड है, फिर मौर्य है, फिर पोस्ट मौर्य है, फिर गुप्ता है और फिर पोस्ट गुप्ता है। ठीक है, ये एंसेंट हिस्ट्री के डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसी प्रकार जब मेडिवल में आओगे तो मेडिवल में आपका है एक अर्ली मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल पीरियड, फिर आता है दिल्ली सल्तनत, फिर आता है रीजनल स्टेट्स, रीजनल स्टेट्स, और फिर आता है आपको मुगल पीरियड। क्लियर? उसी प्रकार मॉडर्न में आएंगे तो हमारे मॉडर्न में भी डिफरेंट फेजेस हो जाते हैं, हम इसकी चर्चा अलग से करेंगे। ठीक है, अब ये तो डिफरेंट पार्ट हो गए। अब सपोज करो कि हम किसी भी एक पार्ट को पढ़ रहे हैं, कोई सा भी एक पार्ट है, हिस्ट्री के अंदर सारे पार्ट पढ़ने हैं। किसी भी एक पार्ट को सपोज आप वैदिक पढ़ रहे हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, या आप मौर्य पढ़ रहे हैं, या आप गुप्ता पढ़ रहे हैं। ठीक है, सपोज कि हमने क्या किया, हमने गुप्ता का स्टडी स्टार्ट किया, गुप्ता। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंतर्गत जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं, किसी भी पार्ट को पढ़ते हैं या किसी सब पार्ट को पढ़ते हैं, ये एक पार्ट हो गया और ये उसके सब पार्ट हो गए। जब हम किसी भी पार्ट को पढ़ते हैं, किसी भी सब पार्ट को पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते क्या है उस टाइम? ये क्या है? तो ये एक पीरियड है और ये एक उसका सब पीरियड है, टाइम जोन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगर हम इस टाइम जोन की बात कर रहे हैं, गुप्ता पीरियड आपको 300 AD से लेकर के 600 AD तक का जो पीरियड है, ये कहलाता है आपको 300 ईयर्स का जो पीरियड है, ये क्या कहलाता है? गुप्ता पीरियड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जस्ट इमेजिन, क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? बताइए इसका। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका हम लोग, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक पहलू। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे इसका हम लोग? इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, कहां था, कहां से कहां तक था। फिर पढ़ेंगे हम लोग इसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग इसका सोशल एस्पेक्ट। फिर पढ़ेंगे इसका हम लोग कल्चरल एस्पेक्ट। ठीक है, ये नॉर्मली है जो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे एक माइन्यूट सा अंतर समझो, माइन्यूट सा अंतर।
एक्चुअली जब हम यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं, यूपीएससी की या किसी भी पीसीएस एग्जाम्स की, तो हमें ये सारी जो घटनाएं हैं क्या वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से या एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है? समझने की कोशिश करो। जैसे अभी एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। फाइन। अब गेस करो कि इनके जगह पर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन गया। कोई भी एक नाम बताओ जो सपोज, अमित शाह, ठीक है, या अमित शाह तो उस रेस में नहीं है, मतलब अभी रेस इन द सेंस कि अभी जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए जो डिफरेंट पार्टीज की बात, वो बीजेपी के ही हैं, आप डिफरेंट पार्टीज की बात, सपोज मायावती प्रधानमंत्री बन गई, सपोज, अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कोई चेंज हुआ, ठीक है, कोई चेंज हुआ, क्या उसका इंपैक्ट ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसका इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसका इंपैक्ट कल्चरल एस्पेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब सपोज करो कि सोसाइटी में कोई चेंज हो गया, सोसाइटी में, एक ये डिफरेंट एस्पेक्ट था कि पॉलिटी में कोई चेंज हुआ, अगर सोसाइटी में कोई चेंज हो गया, सोसाइटी में क्या चेंज हो सकता है? तो सोसाइटी में जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्लास होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, युवाओं का एक वर्ग है, किसानों का एक वर्ग है, महिलाओं का एक वर्ग है, ग्रामीणों का वर्ग है, नगरीय लोग का वर्ग है, whosoever। अगर मान लो कि महिलाएं बहुत जागृत हो गई, अवेकन, ठीक है, उनके अंदर शिक्षा भी आ गया, जागरूकता भी बढ़ गई, अगर उसमें कोई चेंज हुआ, इसमें कोई चेंज हुआ, ठीक है, तो क्या उसका इंपैक्ट पॉलिटिव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसका इंपैक्ट ज्योग्राफी पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसका इंपैक्ट कल्चर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। उसी प्रकार तुम देखोगे जब हमारे यहां अभी हम लोग एक क्रांति के दौर से गुजरे हैं, क्रांतियां हो रही हैं हमारे यहाँ। पिछले 90 के दशक में जब लिबरलाइजेशन हुआ, 90 के पहले क्या था, तो लाइसेंस राज की स्थिति थी, परमिट राज की व्यवस्था थी। 90 में आकर के जब नरसिम्हा महाराज की सरकार थी तो उसने लिबरलाइज कर दिया कि हर आदमी हर काम करने के लिए क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और 90 के बाद जो परंपरा आगे बढ़ी, तो अभी मोबाइल फोन है आपके पास, है, स्मार्टफोन होगा। आज से तुम सोचो, आज से मतलब 90 के बाद के दशक में सोचोगे तुम, तो क्या उस समय लोग पास मोबाइल फोन होते थे? उस समय सभी घरों में फोन भी नहीं होते थे। तो एक क्रांति हुई हमारे यहां जिसको हम क्या बोलते हैं, दूरसंचार क्रांति, ठीक है। आज हर किसी के पास, जब हम लोग आए थे 2000 के आसपास, तुम देखो 90 से 2000 का फेज था जबकि फोन स्टार्ट हुआ था। पहले तो लोगों ने क्या हुआ कि उसे, एक तो था फिक्स लाइन्स होते थे, फिर आ गया मोबाइल आ गया, और मोबाइल में भी क्या हो गया, तो इंटरनेट आ गया, स्मार्टफोन बन गया, तो वो क्रांति हो गई। अब क्या हो गया कि आपके पास, पहले हम लोग जब बचपन में थे चिट्ठियां लिखते थे विदेश में अपने दोस्तों को या मित्रों को या परिवार वालों को, तो जाने में 1.5 महीना लगता था, आने में 1.5 महीना लगता था। आज की डेट में क्या है कि ये जो क्रांति से गुजरे हैं, हमारे हाथ पे क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत फास्ट हो गया। अब कोई भी चीज, किसी भी चीज से छुपी, अगर अभी यूक्रेन पर यूएसएसआर ने आक्रमण किया सपोज करो, तो आपके पास वो जानकारी कितने देर पहुंच जाएगी, सेकंड से पहुंच जाएगी। वहां हुआ, वहां से वहां गया, यहां से यहां गया। तो ये जो क्रांति हुई, तो इसका ये कहां पे हुई, ये साइंस में हुआ, ठीक है, और उसका इंपैक्ट कहां पड़ा, सोसाइटी में पड़ा। तो जब ऐसी कोई परिवर्तन होगी तो उसका इंपैक्ट पॉलिटी पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस। उसका इंपैक्ट कल्चर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो हम अब ये जो कहते हैं ना हिस्ट्री जो पढ़ते हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में सिर्फ हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो पढ़ेंगे, बट ये पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दैट चेंज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एस्पेक्ट्स। व्हाट माय पॉइंट, जैसे गुप्ता काल में याद होगा, अगर गुप्त काल आपने पढ़ा है, तो गुप्त काल में एक राजा आया, आपको समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त नाम सुना होगा आपने। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं।
नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का था, वो बाद में आता है, लेकिन इसको भी हम नेपोलियन कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो जिस प्रकार नेपोलियन ने एक बहुत बड़े इलाके को जीता, उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने बहुत बड़े इलाके को जीता। ये एक फैक्ट है। पूरे इससे पूरे क्या कहते हैं, अपने 5 फेजेस में पूरे भारत को एक प्रकार से क्या किया, उसे जीत लिया। ये घटना है। और इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है जो इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, जो कि इसके एक मिनिस्टर ने लिखा था, हरिसेन ने, उसे जानकारी मिलती है। ये एक फैक्ट है। लेकिन अब अगर ये पूछा जाए कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ समुद्रगुप्ताज विक्ट्री ऑन इकोनॉमी, गॉट माय पॉइंट? तो हमें जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हम पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ इसके विक्ट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ये एनालाइज करना है, हमें ये विश्लेषित करना है, हमें ये डिराइव करना है कि इसके विक्ट्रीज का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, हमारे इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, हमारे सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, हमारे कल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ा। अगर कल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताओ। जस्ट इमेजिन करो कि भाई हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त जो है नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न यूपी और बिहार के क्षेत्र में उसका कोर इलाका था। अब वो जीतते हुए कहां पहुंच गया? कांची तक पहुंच गया। ठीक है, तो जब वो यहां से यहां आएगा तो वो क्या करेगा? तो नॉर्थ इंडिया के भी ट्रेडिशंस को कहां लेके जाएगा? साउथ इंडिया में। और जब लौटेगा तो इधर के ट्रेडिशंस कहां लेके जाएगा? तो इससे क्या होगा? हमारा कल्चरल एसिमिलेशन हो। और पे पॉइंट। तो हिस्ट्री ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। और पे पॉइंट, जैसे एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दे। आपको पता है इंडस वैली, पहले हम लोग ये समझ रहे हैं कि हिस्ट्री जो है ना, इसको जो है बहुत बोरियत मानते हैं। बोरियत है नहीं, ये हमें समझना पड़ता है। जैसे आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है भाई? तो भारत का पहला सिविलाइजेशन है जिसमें क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन मतलब नगरों का विकास हुआ। ये तो सुना होगा आप लोगों ने। अब ये हमारे पास एक फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी नगरों से, ऑलमोस्ट जितने भी नगर हैं इंपॉर्टेंट, उन नगरों से क्या मिला हमें? ग्रेनरी मिला, अन्नागार, पता है ना क्या मिला? ग्रेनरी अर्थात अन्नागार मिला। अन्नागार क्या होता है? अनाज रखने का भंडार। जैसे आपको पता है ना कि खेती हो गई, फसल कट गया, तो अब सरकार खरीदती है या प्राइवेट लोग करते हैं, उसको कहां रख देते हैं? अन्नागार में रख देते हैं। एक कोठार बड़ा सा, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है जिसमें एकदम सैक्स बना करके हम अनाज को स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? कि हमें फ्यूचर में काम आए। ठीक है, ये एक फैक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों से क्या मिला है? अनाज रखने का भंडार। ठीक है, फैक्ट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आज से लगभग कितने साल पहले थे? 5000 साल पहले बात कर रहे हैं हम लोग। 5000 साल, 5 years, 5000 years बैक की बात कर रहे हैं। आज से कितने साल पहले? 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं लगभग। अब अगर एक क्वेश्चन आ गया, बस इतना ही पता है आपको और कुछ नहीं पता है वहां से, क्योंकि वहां से कोई हमें किताब तो मिली नहीं हिस्ट्री की कि वहां क्या होता था। उस काल के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन उस काल के लोग क्या लिखते पढ़ते थे हमें उसकी जानकारी नहीं है। क्यों नहीं जानकारी है? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट लिपि, जैसे आप लोग ना, आप लोग इंग्लिश में हो हिंदी में हो? इंग्लिश में कौन सी लिपि यूज करते हो? कौन सी लिपि यूज करते हैं आप लोग इंग्लिश वाले? रोमन स्क्रिप्ट। हिंदी वाले कौन से करते हैं? देवनागरी। ठीक है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो आईवीसी का स्क्रिप्ट था वो कैसा था? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब पिक्चर, पिक्टोरियल। और तुमको पता है मजे की बात, वर्ल्ड में आपको जो चाइनीज है हमारे मैंडरीन, वो भी पिक्टोग्राफ है। लेकिन अगर मान लो चाइनीज में हमने कुछ लिख दिया, ये किस में लिखा हमने? चाइनीज में। आप पढ़ लोगे इसको, ये भी पिक्टोग्राफ है, पढ़ लोगे? क्यों नहीं पढ़ पाओगे?
क्योंकि आपको पता ही नहीं किस चीज का पिक्चर बनाया गया है। मतलब पिक्टोग्राफ को पढ़ने का पहला कंडीशन क्या है? नहीं, स्क्रिप्ट तो है ये। जैसे मान लीजिए आज दिन कौन सा है? वीरवार। आज 17 तारीख है, अब अभी 14 फरवरी गुजरा है। मान लीजिए आपने मैसेज किया किसी को कि आज तुम्हारी पार्टी, अगले ने आपको रिप्लाई किया, अगला आपको क्या रिप्लाई करेगा? क्या रिप्लाई करेगा, ए या बी? क्या अगर आप किसी को पार्टी देंगे क्या रिप्लाई करेगा? ए। तो आप जैसे ये भी क्या है, ये भी पिक्चर, वो तो लिखा नहीं कि आई एम हैप्पी, वो लिखा, उसे एक पिक्चर भेज दिया, लेकिन आपको पता है कि इस पिक्चर का मतलब क्या है? हैप्पी। तो पिक्टोग्राफ पढ़ने का पहला कंडीशन क्या है कि आप पिक्चर को समझ सकिए। अगर आप पिक्चर को ही नहीं समझेंगे तो आप पिक्टोग्राफ नहीं पढ़ पाएंगे। नॉर्मली पिक्टोग्राफ का इस्तेमाल हम लोग करते कि नहीं करते? स्माइली के अलावा करते हैं? कहां करते हैं बताइए? करते हैं पिक्टोग्राफ का इस्तेमाल आज के डेट में भारत में, स्माइलीज के अलावा। लाइसेंस है आप लोग के पास? गाड़ी चलाने का लाइसेंस है? नहीं है ना? अगर लाइसेंस लेने जाओगे तो आपका क्या होता है? टेस्ट होता है कि आप उस साइंस पिक्चर्स को समझते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट था वो पिक्टोग्राफ था, और हमको वहां के बारे में हम उसको आज समझ नहीं पाए कि किस चीज का पिक्चर बनाते थे या उनके बनाए पिक्चर्स का महत्व क्या था। तो उनकी जानकारी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी हमें कैसे होती है? सिर्फ वहां से जो खुदाई हुई उससे जो वस्तु निकला उसमें। ठीक है, अब आपको एक फैक्ट मिल गया, ध्यान से रोहित इधर देखिए, वो छोड़ दीजिए, ध्यान से समझिए इस बात को। आपको एक फैक्ट मिल गया कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे, प्रमुख नगर, वहां से क्या मिला है? अन्नागार। ठीक है, इतना, और किसी को कुछ नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब आपसे क्वेश्चन आ गया कि थ्रो लाइट ऑन IVC on the basis of ग्रेनरी। मतलब अन्नागार की सहायता से हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डाले। बस, और कुछ नहीं पता है। क्या आप डाल पाएंगे? आपको पहले ही बता दिया कि अगर ये एक टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है, टाइम फ्रेम है, इस पर प्रकाश डालना है, मतलब कि जो इसके एस्पेक्ट्स होते हैं मैंने बताया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या आप सिर्फ इसके माध्यम से प्रकाश डाल पाएंगे? कैसे डालेंगे? सबसे पहले पॉलिटी की बात करें, सबसे पहले पॉलिटी की बात करें। ठीक है, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जो ग्रेनरी मिला है कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के नगरों से मिला कि गांव से मिला? कहां से मिला? पहले ही बताया, नगरों से मिला। ठीक है, और ग्रेनरी में जो अनाज रखते हैं उस अनाज की खेती कहां पर होती है? गांव में। ठीक है, अब इतना बेसिक फैक्ट तो पता ही है, अब उसके बाद एनालाइज करना है। तो ये जो इस पे ग्रेनरी मिली आपको, तो इससे क्या पता चलता है कि पॉलिटिकल सिस्टम, पहली बात वहां पे था नहीं था, कोई तो सिस्टम होगा जो गांव से चीजों को कलेक्ट करके कहां रखता है? शहर में। तो इससे ये जानकारी क्या मिली आपको कि पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे क्या था? यस, वहां पे प्रेजेंट था। ठीक है, प्रेजेंट था, पहली बात था, तभी तो कलेक्ट कर। दूसरी बात कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ नगरों तक था या गांव में भी था? और दोनों का रिलेशन कैसा था? हार्मोनियस था या उसमें आपस में स्ट्रगल था, स्ट्राइफ था? हार्मोनियस होगा तभी तो लेके आ रहा है। यानी कि यहां पे आप देख रहे हैं कि एक सिस्टम है जो वहां पे था, और ये सिस्टम कहां पे था? तो ये सिस्टम सिटीज के साथ साथ गांव पे भी, विलेजेस पे भी क्या करता है? इफेक्ट डालता है। लेकिन इससे ये नहीं पता चलेगा कि मोनार्की था या यहां पर रिपब्लिक काइंड ऑफ थिंग था। पता चल रहा है? नहीं, ये पता चल गया कि हाँ यहां पर। हाँ, ठीक है।
अब इकोनॉमी की बात आ जाइए, क्या इकोनॉमी प्रकाश पड़ेगा इससे? क्या प्रकाश पड़ेगा? एक मार्केट सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप था। इससे पता चल गया आपको मार्केट सिस्टम है। हाँ सर, अगर इकट्ठा कर रखा था तो वहां से खरीदेंगे भी लोग। और पहली बात, जो सबसे पहली बात है कि ग्रेनरी मिला, तो ये किस इकोनॉमी की बात कर रहा है? रूरल इकोनॉमी की, अर्बन इकोनॉमी की? ये क्या बात कर रहा है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कैसा था? अच्छा था या बुरा था? अच्छा था। और इसमें क्या होता था? सरप्लस था, पहली बात। अब ये जो सरप्लस है ये कौन कौन क्रिएट कर रहा है? नगर वाले या गांव वाले? गांव वाले। तो किसानों की स्थिति कैसी होगी? उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी कैसी होगी? अच्छी होगी। तो मतलब इससे ये पता चल गया कि एग्रीकल्चर अच्छा था और जो हमारा रूरल इकोनॉमी है ये भी कैसा था? अच्छा था। ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट कि इसमें जो आपका अर्बन और रूरल जो इकोनॉमी है इसका रिलेशन कैसा था? भाई अगर गांव वाले शहरों में दे रहे हैं तो फुकट में दे रहे होंगे, कुछ तो शहर वाले भी गांव को दे रहे होंगे, या तो टैक्स के रूप में आता होगा या वो खरीद के लाते होंगे। तो इससे पता चला कि अर्बन और रूरल इकोनॉमी कैसा है? बेहतर है। ठीक है। इकोनॉमी में अदर एक्टिविटी बताइए, अदर एक्टिविटी क्या चलती थी? एक है कि यहां पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो इकट्ठा कर रहे हैं तो शायद मार्केट का भी कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है। तो एक पता चला कि मार्केट भी यहां पे था। और बताइए और अदर एक्टिविटी में क्या क्या है बताइए? अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। दूसरा क्या? मतलब अन्नागार से बुनाई कैसे पता चला? अन्नागार से बताइए कौन कौन सी एक्टिविटी है जो ट्रांसपोर्टेशन है, तभी तो आ रहा है ना। कैसे पता चल रहा है? इससे कैसे पता चल रहा है? इससे आपने प्रिजर्वेशन की बात है तो प्रिजर्वेशन साइंटिफिक थ्योरी है। अन्नागार है तो ईंट होगा, ईंट को बनाने वाले होंगे, राजमिस्त्री होंगे। बात समझ रहे? तो इससे आपको क्या चला कि इससे एक तो आपका फार्मर्स के बारे में जानकारी मिली कि फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, फिर है ब्रिक जो मेकर है, ब्रिक मेकर हैं आपके, उसके जो मेशन जो राजमिस्त्री है। तो ये सारी एक्टिविटी मालूम चला, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में है। ठीक है। सोसाइटी में, तो सोसाइटी में आपने देखा कि दो प्रकार की समाज तो आपने देख ही लिया पहले। एक समाज कौन सा है? रूरल सोसाइटी। दूसरा क्या है? अर्बन सोसाइटी। तीसरा फार्मर्स भी हैं, लेबर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं। और इन सब में रिलेशन कैसा होगा? हार्मोनियस। तभी तो यहां पे इकट्ठा हो रहा है। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास भी है। ठीक है। और रिलेशन कैसा है इसमें? हार्मोनियस। उसी प्रकार अगर हम साइंस टेक में बात करें, इंजीनियरिंग होगा, इस पे नहीं होगा? इंजीनियरिंग होगा। फूड प्रिजर्वेशन ये क्या है? ये अपने आप में एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। और पे पॉइंट कहने का मतलब है कि हिस्ट्री नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि यहां तो आके रुक जाते हैं, लेकिन इसको करने के लिए क्या ये किताबों में मिलेगा आपको? इसको आपको कैसे करना होगा? एनालाइज करना हो हर चीज, हर चीज। जैसे सिकंदर ने अटैक किया, ठीक है, सिकंदर ने अटैक किया और सिकंदर ने पहले आम्भी का जो राजा है वो उसके सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन पोरस लड़ा और पोरस जो है मतलब हार नहीं माना। कहते नहीं, पोरस ने क्या बोला जब सिकंदर ने पकड़ लिया पोरस को और पूछा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तब पोरस ने क्या कहा? जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो एक तरफ आपने देखा कि तक्षशिला का जो राजा आम्भी था वो सरेंडर कर देता है, और जो पोरस है जो झेलम और चिनाब नदी के बीच में राज करता है वो सरेंडर नहीं करता, लड़ता है।
हारता है लेकिन जिंदा बचता है और सामने खड़ा होता है और कहता है कि वही सलूक करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अब इसी बात को एनालाइज करिए। तो अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई ठीक है कि सिकंदर आया, लेकिन सिकंदर इतना भी ताकतवर नहीं था कि वो भारतीय शक्तियों को एकदम धड़ाधड़ परास्त करते आगे चल जाए। ताकतवर था, तभी एक ने क्या सरेंडर किया, लेकिन दूसरा अगर बहुत ताकतवर होता तो क्या पुरुष लड़ने का हिम्मत करता? नहीं करता। तो एक वो बात चली। दूसरा, भारत में उसको घुसा और वहां तक पहुंचते, कहां तक पहुंचा था वो? कहां से लौट गया? व्यास नदी से लौट गया। ठीक है, तो व्यास तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? उसको 18 महीना लग गए। तो उसने ये भी, आप ये तक पढ़ेंगे, फैक्ट है ये। तो बहुत ताकतवर था, लेकिन इतना भी ताकतवर नहीं था कि भारत जीतना उसके लिए केक वॉक हो। इतने टाइम लग गए और उसको कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक एस्पेक्ट उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या हुआ भाई? तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हुआ कि जो हमारा लैंड रूट है, जब सैनिक आएंगे जाएंगे तो लैंड रूट क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। तो व्यापार वाणिज्य क्या होगा हमारा? वो बढ़ेगा। सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ा भाई? तो वो जो वही वाली बात है, जब वहां से आया तो वहां से कुछ ट्रेडिशंस लेके आया और यहां से कुछ लेके गया। तो इससे यूरोप और भारत के सामाजिक जो आदान प्रदान की गति क्या होगी? बढ़ी। व्हाट माय पॉइंट? आज भी आप देखोगे ना, एक गांव है हिमाचल प्रदेश में, मलाना का नाम सुने हो? मलाना क्रीम बहुत फेमस है गलत वजहों से। जो गांजा मुझे पता नहीं बनता है तो मलाना में बहुत ज्यादा होती है। मलाना में आप जाएंगे तो आप देखें कि वहां के लोग पहाड़ी लोगों के मतलब तुलना में काफी लंबे लंबे लोग हैं। कौन है वो लोग? तो वही सिकंदर के सैनिक आए जो वहां पर बस गए और वही ट्रेडिशन आज भी फॉलो करते हैं। वही उनका वो ग्रीक लोग हैं आज भी, लंबी नाकों वाले। हमारे यहां पहाड़ी देखो तो पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक घटना जो होती है ना हिस्ट्री में, अगर आपको अच्छे नंबर लाने, अगर आपको हिस्ट्री को समझनी है, तो सिर्फ तथ्यों को याद करने से काम, और वो बेकार सी बात है। आप जब एक बार, अच्छा एनालाइज क्या है? एनालाइज जो हम करते हैं वो क्या है? जब आप इस तरीके से 5-7 एनालिसिस करोगे तो धीरे धीरे दिमाग आपका क्या होगा? अगर जब तक आप रटते रहोगे तब एनालिसिस पावर डेवलप नहीं हो। तो हम लोग क्लास में यही करते थे। जब आप देखोगे हमारा जो क्लास होता है इंटरैक्टिव होता है कि व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, ये आपको बताना है, जिसमें मैं आपकी क्या करता हूं? सहायता करता हूं। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर आप ही बता दो। जब आपसे पूछेंगे ना तो दिमाग में क्या होता है? दर्द होता है, अरे सर। लेकिन जब आप सोचना स्टार्ट करोगे, कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओगे ना तो अलग ही प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। कितना भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन वो यूपीएससी वाले जो है ना वो अलग ही लेवल पे ले जाएंगे आप। अगर सिर्फ गुरुजी के बताए चीजों को आप याद करेंगे तो वहां क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाना आपके लिए संभव नहीं हो। तो हमारा काम जो हम लोग यहाँ पे प्रयास यही करते हैं कि आपको सोचने के लिए, हिस्ट्री में खास करके, कि आप खुद से सोचना स्टार्ट करो। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। एक बार सोचने लग जाओगे बेटा तो सोचना बंद नहीं हो। अगर आप इसमें उलझ गए, फैक्ट में, तो आप हिस्ट्री पे कभी कंट्रोल ना। क्योंकि फैक्ट एक ऐसा चीज है कि आप कितना भी याद करो, कहते नहीं रात भर रटा और सुबह में सफा। जितना भी रटोगे हिस्ट्री में, और जब आप एनालाइज करने लगोगे ना तो बहुत बार क्या होता है कि आपका जो एनालिसिस होता है, आप सिर्फ अगर सपोज करिए क्वेश्चन आ गया, थ्रो लाइट ऑन आईबीसी, दैट्स इट। बस इतना ही है। आपको कुछ भी नहीं पता है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आपके दिमाग में अन्नागार घूम रहा है तो भी आप एक बहुत अच्छा उत्तर लिख दोगे। बात समझ रहे हैं? अगर आपके पास 2-4 फैक्ट है, अन्नागार है या पशुपति शिप का जो आप जानते हैं कि वहां से एक सील मिला है वो है, इस तरह 2-4 फैक्ट पता है, तो उसी के आधार पे आप पूरा बहुत अच्छा आंसर क्या करोगे? लिखोगे। और मैं पॉइंट, तो ये है हिस्ट्री। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें फैक्ट के क्या है? आगे जाना पड़ेगा। हमें सारे फैक्ट तो याद नहीं करने हैं, हमें कुछ फैक्ट के माध्यम से हिस्ट्री को एनालाइज करना सीखना है। और माय पॉइंट, सोनीपत में हम लोग जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग दिल्ली से भी एक कहते हैं। यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे दीपक जी हैं,
उनका कहना है कि नहीं, बच्चों को पूरा समय दीजिए और उनको कैपेबल बनाइए कि कल को आपके जो मित्र, आपके यार दोस्त जो दिल्ली में होंगे, जो आप उनसे आप कंपैरिजन करिए तो आप देखिए कि आप उससे बेहतर है, एनालाइज कर पा रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल के जो क्वेश्चन को समझिए तो आप उसको देख पाइए। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग दूसरी चीज पे बात करते हैं कि हिस्ट्री में जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री के सिलेबस को हम लोग को दो एस्पेक्ट में समझे जाने की आवश्यकता है। एक हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, एंड हिस्ट्री फॉर मेंस। क्लियर? प्रीलिम्स में क्या है भाई? तो प्रीलिम्स में तीन एस्पेक्ट हैं, एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज है कहां रहता है? मॉडर्न पे। अप्रोक्स, मतलब ये कोई रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो भी क्वेश्चन आता है वो मॉडर्न पे होता है। और मॉडर्न के भी दो पार्ट है मेजरली, एक है पीरियड ऑफ EIC और दूसरा है पीरियड ऑफ क्राउन। EIC का पीरियड कब से कब तक है? तो 1757 से 1857। और पीरियड ऑफ क्राउन कब से कब तक है? 1858 से 1947। इसी पीरियड को क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो प्रीलिम्स के स्तर पे अगर 10 क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मली 10 क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? 6 से 7 क्वेश्चन आपसे कहां से आएगा? इस नेशनल मूवमेंट से नॉर्मली, और बाकी में आपका यहां से आए। इसमें भी ये जो एंसेंट मेडिवल है, इसके कल्चर पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। क्लियर? ये ध्यान समझने की आवश्यकता है। जब हम मेंस में आते हैं तो मेंस में क्या हो जाता है? तो सबसे पहले एक इंडियन आर्ट एंड कल्चर। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली आपका, हालांकि तीनों पार्ट होता है, एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो इसमें हम लोग को जो एंसेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ, मेडिवल में क्या डेवलपमेंट हुआ और मॉडर्न में क्या हुआ, इन पे आर्ट एंड कल्चर फोकस करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरा पार्ट जो आता है वो है आपका है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में वैसे तो स्टार्ट यहीं से होता है, ठीक है, लेकिन इस पे जो फोकस हो जाता है वो फिर फोकस कहां पे होता है? ये आपका नेशनल मूवमेंट, इस पे फोकस होता है। ठीक है, हाँ, सोसाइटी का जो पार्ट है वो हिस्ट्री का ही पार्ट है, उसको अलग से पढ़ते हैं हम लोग। ये फर्स्ट का ही पार्ट है, फर्स्ट ज्योग्राफी भी तो है। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो है वो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री। ये आपको सरासर कहां पढ़ना पड़ता है? ओनली मेंस। गॉट माय पॉइंट? ये है हमारा सिलेबस जो इस पे है हिस्ट्री का। अब ये जैसे मैं बार बार समझाता हूं कि जैसे ऑप्शन चूज किया आपने, अपना ऑप्शन लिए हो, सोच रहे हो, मैं ये कहता हूं कि बेटा कम से कम 1 साल तक, फॉर 1 ईयर, आप ऑप्शन सोचना क्या करो? बंद। क्यों बंद करो? वाई? नहीं 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 नहीं, ये मेंस में आता है। ऑप्शनल जो है मेंस का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन मैं क्या करता हूं कि जब तुम पहले क्या करो, पहले साल में पहले तुम जीएस को प्रिपेयर करो। ठीक है, अब जैसे जीएस को तुम पढ़ोगे, जैसे तुम जीएस पे ये पढ़ रहे हो, तो इसमें तुम हिस्ट्री जो पढ़ोगे तो ये हिस्ट्री ऑप्शनल का कितना पार्ट होगा? ये
60 to 70%। उसी प्रकार जब तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे जीएस के लिए, तो वो भी ऑप्शनल कितना पार्ट हो जाएगा, पॉलिटी भी वही हो जाएगा, सोसाइटी में भी लगभग वही सारी चीजें हैं। तो जब तुम एक बार जीएस अच्छे से तैयार कर लोगे, तब तुम एक बेहतर सिचुएशन में रहोगे ये समझने के लिए कि तुमको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। व्हाट माय पॉइंट। और तब तक तुम्हारा ऑलमोस्ट 60% उस पेपर का तैयारी हो चुका हो। तब तुम उसको, जैसे मान लो तुम ऑप्शन नहीं लेते हो, तुम सिर्फ हिस्ट्री मतलब जीएस पढ़ के आते हो और तुम हिस्ट्री डाल देते हो, तो भी तुम देखोगे कि मेंस में तुम 60-70% आंसर लिखने में क्या हो जाओगे, कैपेबल हो। तो ये सारी चीजें तुम बाद में डिसाइड करो, तो तुम्हारा एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, बचे। गॉट माय पॉइंट। तो ये सारी चीजें हैं। आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे भारत में जो क्या कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर जो एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। रोक दीजिएगा।